नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने प्रेमचंद की कहानी कफन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कफन प्रेमचंद की अत्यंत चर्चित, अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी के अत्यधिक चर्चा में आने के मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि यह बहुत अच्छी कहानी है। कफन प्रेमचंद की अमर कृति है। यह न केवल प्रेमचंद की बल्कि हिंदी कहानी साहित्य की भी बहुत ही सुंदर कहानियों में, बहुत ही अद्वितीय कहानियों में अपना स्थान रखती है और इसके साथ ही साथ संसार के कहानी साहित्य में भी कफन शीर्षक कहानी का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कफन शीर्षक कहानी की चर्चा में आने का दूसरा जो मुख्य कारण है, इस कहानी में जो दो मुख्य पात्र हैं, घीसू और माधव, वे दलित हैं और आलोचकों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार प्रेमचंद ने इस कहानी में इन दोनों पात्रों का अमानवीय चरित्र चित्रण किया है। इस कारण से प्रेमचंद विरोध के केंद्र में रहे हैं और यह कहानी भी विरोध के केंद्र में रही है। तो इस कारण से भी यह कहानी खासी चर्चा में रही। प्रेमचंद की यह कहानी अत्यंत प्रसिद्ध रही है और प्रसिद्धि के भी यही दो मुख्य कारण हैं। यह तो अद्वितीय कहानियों में एक है और दूसरी बात है कि इस कहानी की जो मैंने कारण बताए हैं उस कारण से काफ़ी चर्चा में रही है और इस कारण से यह कहानी जो है पाठकों और आलोचकों और विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी जो है सफल हुई है। यह कहानी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि चर्चित कहानी है। पाठकों और आलोचकों का भरपूर प्यार इस कहानी को मिला है। इसकी भरपूर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है इस कहानी के संबंध में और यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। और सबसे अंत में यह बात कहने की ज़रूरत है कि यह कहानी जो है कई छोटे बड़े पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है। इस कारण से भी यह कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया, यह अत्यंत चर्चित कहानी है और काफ़ी कुछ चर्चा इस कहानी के संबंध में हुई है। तब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आज की मेरी इस चर्चा का जो है वह क्या औचित्य है, क्या कारण है। तो इस संदर्भ में मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस कफन शीर्षक कहानी की जो है आंशिक व्याख्या ही हो पाई, आंशिक व्याख्या हो पाई। पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई। और दूसरी बात यह है कि आंगिक व्याख्या, एक एक अंग की व्याख्या हुई, इसकी आत्मिक व्याख्या नहीं हो पाई। आत्मिक व्याख्या नहीं हो पाई और मार्मिक व्याख्या नहीं हो पाई कि इस कहानी की आत्मा तक पहुंच सकें, इस कहानी के मर्म तक पहुंच सकें, ऐसी व्याख्या नहीं हो पाई है। और फिर जो आंशिक व्याख्या हुई, आंगिक व्याख्या हुई, एक एक अंग को ही लोगों ने क्या कहा है कि यही जो है कफन कहानी है।
और उन अंगों में कोई समन्वय नहीं है, आंगिक विवेचनों में कोई समन्वय नहीं है, कोई संतुलन नहीं है, जिस कारण से कहानी का मर्म जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। कहानी में जो है वह नहीं कहा गया है या आंशिक रूप से कहा गया है, पूर्ण रूप से नहीं कहा गया है, और जो कहानी में नहीं है वह कहा गया। इस कहानी की वस्तुनिष्ठ या वस्तुवादी व्याख्या नहीं हो पाई है, व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या ही हो पाई है। विद्वानों और आलोचकों ने कफन शीर्षक कहानी को अपनी अपनी दृष्टि से देखा है और अपनी विचारधारा के अनुसार इस कहानी की उन्होंने व्याख्या की है। प्रस्तुत व्याख्या में कफन शीर्षक कहानी के कुछ महत्वपूर्ण और अनछुए पहलुओं की चर्चा की जाएगी और कफन शीर्षक कहानी के मर्म की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। और हम जानते हैं कि कफन शीर्षक कहानी का प्रकाशन जो है 2 बार प्रकाशन हुआ है कहानी के रूप में। और पहली बार जो प्रकाशन हुआ है कफन शीर्षक कहानी का वह उर्दू में हुआ है। कफन शीर्षक कहानी का जो पहली बार प्रकाशन हुआ है वह उर्दू में हुआ है और उर्दू मासिक पत्रिका जो है जामिया में हुआ है और दिसंबर 1935 ईस्वी में हुआ। दिसंबर 1935 ईस्वी में हुआ है कफन शीर्षक कहानी का प्रथम प्रकाशन उर्दू में और जामिया उर्दू मासिक पत्रिका में और दिसंबर 1935 ईस्वी में हुआ है। और दूसरी बार इस कहानी का प्रकाशन जो है हिंदी में हुआ है और चांद मासिक पत्रिका में और अप्रैल 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और कहानी संग्रह में इस कहानी का प्रथम प्रकाशन जो है वह जो है कफन और शेष रचनाएं शीर्षक से 1937 ईस्वी में संग्रह में इस कहानी का प्रकाशन हुआ। कफन अरबी का शब्द और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंत्य वस्त्र, शव का परिधान, लाश की पोशाक अथवा मुर्दे का कपड़ा। किंतु इस कहानी में कफन का जो निहितार्थ है, अंतर्निहितार्थ जो है, अर्थ जो है, इस कहानी में कफन का जो अनुस्यूत अर्थ है, पिरोया गया अर्थ है, वह शाब्दिक अर्थ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखता है। और इस कफन जो है कहानी में बताया अरबी का शब्द है, काफ फे और नून से इसको लिखेंगे और संज्ञा है और पुंगलिंग है और इसका शब्दार्थ जो है मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। अंत्यवस्त्र, शव का परिधान, लाश की पोशाक अथवा मुर्दे का कपड़ा। किंतु निहितार्थ जो है
इस कहानी में अंतर्निहित अर्थ जो है कफन का, वह जो है संवेदना है। कफन संवेदना का पर्याय है या संवेदना जन्य सम्मान का पर्याय। ध्यान में रखना है, कफन संवेदना का पर्याय है या संवेदना जन्य सम्मान का पर्याय, यह ध्यान में रखना है। और देखने वाली बात यह है कि कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, परंतु यह सत्य नहीं है। कफन और यह सर्वविदित है कि प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी थीं और जिनमें 299 कहानियाँ प्रकाश में आ गई हैं। मेरे पास 300 कहानियाँ हैं। एक कहानी जो है इश्तिहारी शहीद है। इस कहानी की खोज प्रदीप जैन ने की और यह कहानी प्रेमचंद ने बम्बूक उपनाम से लिखी। बम्बूक नाम से लिखी है। बम्बूक प्रेमचंद के मित्र उनको कहा करते थे और इसलिए कहा करते थे कि प्रेमचंद जोरदार ठहाका लगाया करते थे और इतनी जोर से ठहाका लगाया करते थे कि कोनों में, कमरे के कोनों में जो मकड़ी के जाले होते थे वे भी हिल जाते थे और खिड़की के बाहर जो है आवाज़ जाती थी सड़क पर तो चलते हुए लोग बिल्कुल ही चौंक जाते। तो यह है कफन शीर्षक कहानी का क्रम जो है 290वां है। आप थोड़ी थोड़ी बातों को समझते चलेंगे तभी जो है कफन शीर्षक कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। नहीं तो बताया कि किस किस तरह की व्याख्या हुई है। व्याख्या तर्कशास्त्र का शब्द है और व्याख्या जो कार्य हुआ है उसके कारण को ढूंढने की प्रक्रिया का नाम, यह ध्यान में रखना। हम जानेंगे कि प्रेमचंद ने यह कहानी क्यों लिखी, किस उद्देश्य से लिखी। दलित पात्रों का उन्होंने इस तरह से चित्रण क्यों किया, अमानवीय चित्रण क्यों किया, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं, इसको भली भांति हम समझेंगे। और 290वां स्थान है कफन शीर्षक कहानी का क्रम से। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि कफन के पहले 289 कहानियाँ हैं और 299 कहानियाँ प्रकाश में हैं। इश्तिहारी शहीद को डॉक्टर कमल किशोर गोयन का जो है प्रामाणिक कहानी नहीं मानते हैं। इस कारण से मैंने इस कहानी को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। नहीं तो यदि इस कहानी को
इसमें सम्मिलित कर लें तो कहानियों की संख्या 300 हो जाती है, जो कहानियाँ मेरे पास हैं। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में उनकी 299 कहानियों का प्रकाशन किया है। यह कार्य उनका बहुत ही शोधपूर्ण है, परिश्रमपूर्ण है और इससे प्रेमचंद की कहानी यात्रा के विकास का और विकास की गति का अच्छी तरह से पता चलता है। और बताया कि इसके बाद जो है 9 कहानियाँ और 290 और 9 299। तो यह स्पष्ट हो चला है कि कफन जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी नहीं है। और हम जानते हैं, बताया गया है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है, उर्दू कहानी जो है, क्रिकेट मैच। और यह क्रिकेट मैच जो है उर्दू में प्रेमचंद की लिखी गई अंतिम कहानी है, अंतिम कहानी भी है प्रेमचंद की। और यह जुलाई 1937 ईस्वी में जमाना में उर्दू मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यह देखना है। और अंतिम हिंदी कहानी जो है प्रेमचंद की, वह कश्मीरी सेब है। और इसका प्रकाशन जो है हंस में हुआ था। और हंस हिंदी मासिक पत्रिका और अक्टूबर 1936 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। अंतिम हिंदी कहानी कश्मीरी सेब। और जैसा कि बताया, कफन का अर्थ संवेदना है, कफन संवेदना का पर्याय है। तो उसी तरह से कश्मीरी सेब का अर्थ कश्मीरी सेब नहीं है। कश्मीरी शब्द जो है यहाँ व्यंजना में प्रयुक्त हुआ है, सड़ा गला सेब जो है यह उसका अर्थ है। तो शीर्षक को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि वह शीर्षक अभिधा में है, लक्षणा में है या व्यंजना में है, व्यंग्य में है। और इस तरह से देखेंगे कि कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी नहीं है। और लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अंतिम महत्वपूर्ण कहानी अवश्य। कफन प्रेमचंद की अंतिम महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि उसके बाद की 9 कहानियां जो हैं कफन जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हैं, परंतु कफन जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। ना इन कहानियों को कफन जितनी प्रशंसा मिली है, ना चर्चा मिली है, ना महत्वपूर्णता मिली है। और एक बात स्पष्ट हुई। दूसरी बात यह कि विद्वान कहते हैं कि कफन तक आते आते प्रेमचंद ने आदर्शवाद से पल्ला झाड़ लिया था और बिल्कुल यथार्थवाद की ओर चले आए थे, यथार्थवाद की तरफ झुक आए थे, बिल्कुल यथार्थवादी कहानियाँ लिखने लगे थे। तो इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कफन के ठीक बाद की जो कहानी है मिस पद्मा है। और मिस पद्मा जो है रिलेशनशिप में रहती, किंतु वह लिव इन रिलेशनशिप में रहती हुई भी आदर्श दाम्पत्य जीवन की इच्छा से परिपूर्ण है। तो यह है।
और क्रिकेट मैच भी देखेंगे तो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद इसमें है। कश्मीरी सेब में भी देख बिल्कुल ही कहानी के रूप में उपदेश है और आदर्शवादी उपदेश है। और ये बताया कि कफन के बाद जो है, ठीक बाद जो है वो मिस पद्मा शीर्षक कहानी जो है मिस पद्मा लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, किंतु लिव इन रिलेशनशिप में रहती हुई भी वह अपने उस जीवन से संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है और एक सफल दाम्पत्य जीवन की इच्छा रखती है, चाह रखती है और कामना रखती है। तो इस प्रकार से हमने दो चीज़ें देखी। एक तो यह कि कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी नहीं है, अंतिम महत्वपूर्ण कहानी अवश्य है। और दूसरी बात यह है कि कफन के बाद ऐसा नहीं है कि उनकी सभी कहानियाँ जो हैं बिल्कुल ही यथार्थवादी हैं और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी नहीं हैं। यह कहना जो है बिल्कुल ही असंगत है, तर्कसंगत नहीं है। आइए बात करते हैं कि कफन किस प्रकार की कहानी। कफन किस प्रकार की कहानी, तो यह देखना है कि कफन जो है यथार्थवादी कहानी, और यथार्थवाद से यहाँ तात्पर्य यह है यथातथ्यवाद। जो उन्होंने देखा और जैसा उन्होंने देखा कहानी की विधा में उसको निरूपित कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। तो यह है कि यह कहानी यथार्थवादी कहानी है, यथातथ्यवादी कहानी। और दूसरी बात यह है कि यह व्यक्तिवादी कहानी नहीं है, यह जो है समाजवादी कहानी। प्रेमचंद साहित्य में और व्यक्तित्व में भी समाजवादी थे। कई लोग साहित्य में समाजवादी होते हैं और व्यक्तित्व में समाजवादी नहीं होते हैं। व्यक्तित्व और दूसरे क्षेत्र के बीच जो है वो फांक दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद के जीवन में ऐसी फांक जो है वह नहीं दिखाई देती है। और बताते चलें कि प्रेमचंद धर्म में आर्य समाजी थे, बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। प्रेमचंद धर्म में आर्य समाजी थे, ईश्वर में विश्वास करने वाले थे। हाँ, बात बात पर ईश्वर को कष्ट देने वाले नहीं थे, इसमें वह विश्वास नहीं करते थे। आर्य समाजी थे, ईश्वर और वेद में विश्वास करने वाले थे। धर्म में, राजनीति में प्रेमचंद गांधीवादी थे। राजनीति में गांधीवादी थे, साहित्य में और व्यक्तित्व में भी जैसा कि मैंने बताया समाजवादी थे।
दर्शन में प्रेमचंद मानवतावादी थे। मानवतावादी थे। बिल्कुल ही इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ रखने की आवश्यकता है। अमृत राय ने कलम का सिपाही में जैनेंद्र के हवाले से यह बात बताई है कि ईश्वर पर से उनका विश्वास उठ गया है, लेकिन शिवरानी देवी की जो पुस्तक है प्रेमचंद घर में, तो उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मृत्युशैया पर पड़े हुए प्रेमचंद ईश्वर से शिवरानी देवी के लिए अपने जीवन के कुछ साल और मांगते हैं। तो यह है। आइए देखते हैं कि बहुत लोग यह कहते हैं कि प्रेमचंद प्रगतिवादी थे। प्रगतिवाद को बिल्कुल संक्षेप में समझेंगे और साहित्य के संबंध में प्रगतिवाद की जो व्याख्या है और प्रेमचंद की जो व्याख्या है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद श्रम को एक नंबर पर रखता है और कला को दूसरे नंबर पर रखता है। ध्यान में रखना है, प्रेमचंद श्रम को एक नंबर पर रखते हैं, सॉरी, प्रगतिवाद में श्रम को एक नंबर पर रखा जाता है और कला को दूसरे नंबर पर रखा जाता है। फिर आप देखिए, प्रगतिवाद में राजनीति को एक नंबर पर रखा जाता है और साहित्य को दूसरे नंबर पर रखा जाता है। समझना है, श्रम को एक नंबर पर, कला को दूसरे नंबर पर और राजनीति को पहले स्थान पर और साहित्य को दूसरे स्थान पर। और प्रगतिवाद की दृष्टि में साहित्य क्या है? साहित्य प्रगतिवाद की दृष्टि में राजनीति के प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम और साहित्य को इस उत्तरदायित्व का बिल्कुल निष्ठापूर्वक वहन करना चाहिए। तो प्रगतिवाद में साहित्य यह है, राजनीति जो उनकी राजनीति है, मार्क्सवादी राजनीति, उसके प्रचार प्रसार का माध्यम है। ये आपने समझा प्रगतिवाद को संक्षेप में, लेकिन मूल रूप में। और प्रेमचंद क्या कहते हैं साहित्य के विषय? राजनीति से आगे आगे चलने वाली मशाल। तो प्रगतिवाद राजनीति को एक नंबर पर रखता है और साहित्य को दूसरे नंबर पर रखता है, जबकि प्रेमचंद साहित्य को एक नंबर पर रखते हैं और राजनीति को दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो यह है। आइए, प्रेमचंद की क्या परिभाषा है साहित्य के संबंध में? साहित्य मानव जीवन की व्याख्या है।
प्रेमचंद यह नहीं कहते हैं कि साहित्य राजनीति के प्रचार प्रसार का अस्त्र है, यह नहीं कहते। कहते हैं कि साहित्य मानव जीवन की व्याख्या है। तो यह है, हमने देखा है बिल्कुल थोड़े में, और यह समझने का अच्छी तरह से प्रयास किया है कि यह कहानी कफन वास्तव में प्रगतिवादी है या नहीं है, और प्रेमचंद प्रगतिवादी थे या नहीं थे। देखते हैं कि इसकी कथा वस्तु, कफन शीर्षक कहानी की कथा वस्तु। तो कथा वस्तु जो है वह आधुनिक, कथा वस्तु जो है कफन शीर्षक कहानी की आधुनिक है, और इसका कथानक जो है कथा वस्तु प्लॉट को कहते हैं, और कथानक जो है कंपोजिशन ऑफ द प्लॉट को कहते हैं। कथा की बुनाई, कथा की बुनावट, उसको कथानक कहते हैं। तो यह कथानक जो है कफन शीर्षक कहानी संक्षिप्त है, परंतु जटिल है, सरल नहीं है। सरल नहीं है, जटिल है, और इसकी जटिलता के कई कारण हैं। मुख्य रूप से कफन शीर्षक कहानी की जटिलता के दो कारण हैं। उनमें पहला कारण तो यह है कि इस कहानी में प्रेमचंद ने कई शास्त्रों के सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया है, कई शास्त्रों का उपयोग किया है। इनमें जो शास्त्र उपयोग में लाए गए हैं वे हैं तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान। आप चौंकेंगे कि भौतिक विज्ञान का कहाँ उपयोग हुआ है, और यह भी प्रश्न हो सकता है कि प्रेमचंद भौतिक विज्ञान लेकर के अपनी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़े थे। उन्होंने 1910 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास की थी, और इस परीक्षा में उनके विषय जो थे अंग्रेजी थी, फारसी थी, दर्शन था और इतिहास था। और 1919 ईस्वी में प्रेमचंद ने बीए किया था, और उसमें अंग्रेजी थी, फारसी थी और इतिहास था। उन्होंने भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ा था, और गणित में वे शुरू से ही कमज़ोर थे, किंतु समाज के बीज गणित को भली भांति समझ चुके थे। यह भी ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही भौतिकी का अपने जीवन में उपयोग करे, यह आवश्यक नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन कितना पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके नाम पर 100 से अधिक आविष्कार हैं। और दैनिक जीवन में जो हम पहिए का उपयोग करते हैं, पुल्ली का उपयोग करते हैं, तो ये सब उपयोग जो हैं भौतिकी से ही संबंधित हैं। भले ही विषय के रूप में हम
उसको नहीं जानते। तो यह है एक तो कारण है कफन शीर्षक कहानी की जटिलता का कि उसमें इन शास्त्रों का और कई शास्त्रों का उसके सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। और दूसरी जो बात है कि उसमें कई शैलियों का उपयोग किया गया, इस कारण से यह कहानी जो है वह अत्यंत जटिल हो उठी है। और जब तक हम इस जटिलता को नहीं सुलझाएंगे तब तक जो है यह कहानी जो है स्पष्ट नहीं हो सकेगी। कथा वस्तु आधुनिक है, कथानक संक्षिप्त है परंतु जटिल है, कथानक सरल नहीं है। कथानक की जटिलता के मुख्य रूप से दो कारण हैं। इस कहानी में कई शास्त्रों का उपयोग किया गया है और कई शैलियों का उन्होंने उपयोग किया है। इस कारण से यह कहानी जो है जटिल हो गई है। और इसमें जो पात्र है तीन, घीसू, माधव और बुधिया, घीसू 60 साल का है और कई वर्ष पहले इसकी पत्नी मर चुकी है, इसलिए यह विधुर है। घीसू विधुर है और यह आलसी है, कामचोर है, चोर है और इसके साथ ही झूठा है, परजीवी है, चतुर है, काया, विचारवान है। विचारवान अर्थात तर्कशील। तो यह हम देखते हैं पेटू है और वादा खिलाफी है। किसी को कहकर, किसी से वादा करके यहाँ अमुक दिन मैं आपके यहाँ काम करने आऊँगा और वह काम करने के लिए नहीं जाता है। मारपीट और गाली गलौज से बेअसर हो चुका है, अत्यंत ही दीन है और फिर भी लोग हैं और कर्ज से लदा हुआ है। घर में कुछ नहीं है, मिट्टी के 2-4 बर्तन के अलावा कुछ नहीं है और फिर भी इसकी दीनता से द्रवित होकर लोग जो हैं और कर्ज वसूली की कोई उम्मीद न रखते हुए भी कुछ न कुछ मदद करते रहते हैं। माधव जो है विचारवान नहीं है, तर्कशील नहीं और बाकी जो गुण हैं घीसू में वे सब के सब माधव में हैं। यह जो है आलसी है, कामचोर है। घीसू इतना कामचोर है कि एक दिन काम करता है तो 3 दिन आराम करता है और जब तक घर में अनाज रहता है काम करने की कसम खा लेता है, काम नहीं करने की कसम खा लेता है। और माधव जो है वह चोर है, घीसू भी चोर है। फाका कशी में किसी के खेत से ईख उखाड़ लेता है, मटर उखाड़ लेता है, तोड़ लाता है या आलू उखाड़ लेता है और इस तरह से परजीविता का जीवन जीता है। और चतुर है लेकिन माधव चतुर नहीं है।
विचारवान नहीं है, तर्कशील नहीं है, लेकिन उसके चरित्र की यह एक खूबी है कि वह शंकालु है। इसके मन में प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं और घीसू जैसे ही कोई तर्क देता है कि उसके प्रश्न जो हैं वो बिला जाते हैं, वह संतुष्ट हो जाता है और यह बेवफा है और पत्नी के प्रति, बुधिया के प्रति बेवफाई करता है और घीसू अस्तित्वहीन है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, व्यक्तित्व की तो बात उठती ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो माधव जो है व्यक्तित्वहीन है, इसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, इसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह जो है ये पिता जैसा व्यंजना में कहेंगे लायक है, तो वैसा ही लायक बेटा भी है, बिल्कुल इसी के घीसू के ही पद चिन्हों पर चलने वाला है और ये गुण है। यह 20 साल का है और 1 साल पहले ही बुधिया से इसकी शादी हुई है, इसका विवाह हुआ है। बताया घीसू 60 साल का विधुर है, पत्नी कई साल पहले मर चुकी है और इसके 9 बेटे हुए। और कहानी में घीसू के बेटे के मरने की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जीवित होने का तर्क है, उस पर विचार करेंगे। एक बेटा तो माधव ही है और बाकी के 8 बेटे घीसू और माधव के साथ क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि ये दोनों से कुछ भिन्न चरित्र के हैं, इतने गए बीते नहीं हैं, कुछ परिश्रम करने वाले हैं, परिश्रम करके खाने वाले हैं। तो इस तरह से यह है। और देखते हैं कि गांव में जो कुनबा है, गांव तो है ही, कई जातियों के, कई स्तर के लोग उसमें रहते हैं उस गांव में, और गांव के एक ओर जो है ये कुनबा है और यह दलितों का ही कुनबा है। कुनबा कहते हैं एक ही वंश के लोगों का जो है वह आश्रय स्थल है, एक ही वंश, और यह घीसू का ही वंश। इसी का बेटा है, भतीजा है, बहू है, पोता पोती है, हाँ चाचा चाची है, जो भी है सब इसी के हैं, इसी के रक्त संबंध के हैं, दूसरे के रक्त संबंध के नहीं हैं। तो यह ध्यान में रखना है। कुनबा का यह अर्थ समझना है कि कुनबा मतलब वो दूसरे लोगों के रहने का वह स्थान नहीं है, इसी के वंश के लोग, रक्त संबंध के लोग, परिवार के लोग उसमें रहते हैं, जिसमें 8 बेटे हैं, उनकी पत्नियां होंगी और उनके बाल बच्चे होंगे और सब होंगे। तो इस तरह से ये है। तो ये हमने समझ लिया कि माधव का भी चरित्र देख लिया और अब बुधिया को देखते हैं। माधव 20 साल का है और उस समय के समाज शास्त्र का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि आज की तरह
बुधिया जो है वो 18 साल की 16 साल की वो नहीं हो सकती है। इतना तो तय है कि उसकी उम्र जो भी हो वह कमसीन रही है, नाबालिग रही, अवयस्क रही। बालिका नहीं रही होगी, लेकिन किशोरी जरूर रही होगी। और उसकी गर्भवती है, और कम उम्र में जब किशोरी और कन्या गर्भवती हो जाती है तो उसका मामला जो है कुछ अधिक जटिल हो जाता है और उसकी मृत्यु की आशंका अत्यधिक बढ़ जाती है, अधिक हो जाती। बुधिया श्रमशीला है, श्रम करने वाली, दूसरे परिवार से आई हैं, इस घर में ब्याही जा कर के उस घर के लोग श्रमशील होंगे और भिन्न प्रकृति के होंगे, तो बुधिया भी वैसी है। अगर इनके रक्त संबंध की इन लोगों के जीन की होती तो उसका जो वंशानुगत प्रभाव होता, जेनेटिक इफेक्ट होता, तो वह इसी की तरह, इन्हीं लोगों की तरह होती। लेकिन वह दूसरे परिवार की है, इसलिए वह श्रमशीला है। क्या करती है कि दूसरों के आटा पीसने का काम करती या फिर घास छीलने का काम करती। और इस घर में भोजन पानी की, दोनों शाम भोजन पानी की व्यवस्था करती। इसके आने से साल भर में घर में भोजन पानी की व्यवस्था हो गई है, नहीं तो भोजन पानी का कोई ठिकाना नहीं था। ये सब परजीवी थे और बुधिया के आने से यह व्यवस्था हो गई है। तो वह जो है व्यवस्थापिका है, परिश्रमी है और घास छील करके और आटा पीस करके दोनों का पेट भरती है। और प्रसव वेदना से तरप तरप करके मर जाती है। घीसू की घोर उपेक्षा का शिकार होती, घीसू की घोर उपेक्षा का शिकार होती है। माधव की भी घोर उपेक्षा का शिकार होती है, माधव की बेवफाई का शिकार होती है। और जिस संवेदना को प्राप्त करने की वह अधिकारिणी है, हकदार है, वह संवेदना जो है और उस संवेदना से उत्पन्न सम्मान जो है वह बुधिया को इन दोनों से नहीं मिलती है। तो यह हमने देखा है कि तीनों का चरित्र चित्रण और बिल्कुल ही सूक्ष्मतापूर्वक ध्यान देंगे और समझेंगे। हमने कफन शीर्षक कहानी की कथा वस्तु को समझा, कथानक को समझा, पात्र को समझा, चरित्र चित्रण को समझा और संवाद को समझेंगे, कथनोपकथन को समझेंगे, डायलॉग को समझेंगे। इस कहानी में संवाद की जो कला है, संवाद का जो कौशल है वह अभूतपूर्व है, अत्यंत
पूर्ण है। और इसी उत्कृष्ट संवाद कौशल के कारण भी यह कहानी जो है इतनी उत्कृष्ट बन पड़ी है। देखिए, कितना भी अच्छा प्लॉट मिला हो और भाषा अच्छी नहीं है, शैली अच्छी नहीं है और कहानीकार में वह क्षमता नहीं है, तो कहानी जो है कभी अच्छी नहीं बन सकती है। कहानी तभी अच्छी बन सकती है जब उसका प्लॉट अच्छा हो और कहानीकार में वह क्षमता हो और उसकी भाषा और शैली अच्छी हो, तो इस प्रकार कहानी जो है बहुत अच्छी बन जाती है। तो संवाद कौशल के कारण भी यह कहानी बहुत अच्छी बन पड़ी है। कहानी के अच्छी बनने के पीछे संवाद अदायगी को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। देश जो है वह भारत है, परंतु परतंत्र भारत, गुलाम भारत, आज़ाद भारत नहीं है, स्वतंत्र भारत नहीं है। और यह जो है ब्रिटिश शासन का उपनिवेश काल जो है 1935 से जब यह कहानी लिखी गई थी, आप जानते हैं। और आप इसको स्वतंत्रता पूर्व का काल कह सकते हैं। दांडी यात्रा हो चुकी थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो चुका था और विश्व पर दूसरे महायुद्ध की छाया मंडराने लगी थी। तो यह काल था। वातावरण, सामाजिक वातावरण देखिए तो समाज में कई जातियों, कई धर्मों, कई वर्णों, कई वर्गों के लोग थे। उनमें छुआछूत की भावना थी, उनमें मेलजोल की भावना का अभाव था और समाज सुधार और जागरण की लहर चल रही थी, इसमें दो मत नहीं है। राजनीतिक वातावरण जो है, देश जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था और क्रांति के सिपाही जो है, चाहे नरम दल के हों चाहे गरम दल के हों, देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेज़ों की खिलाफत कर रहे थे। और यह जो है वातावरण था। इस कहानी में जो राजनीतिक वातावरण है वह जो है कि सामंत हैं, महाजन हैं और दोनों के शोषण की चक्की जो है वह चल रही है और अंग्रेज का शोषण चक्र तो अलग ही चल रहा था। आर्थिक वातावरण के शोषण तंत्र जो है वह गरीबों पर हावी था और शोषण करने वाले लोग बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और इधर घिसू और माधव जैसे लोग हैं जो आर्थिक शोषण की चक्की में पिस रहे थे। धार्मिक वातावरण जो है वह उसमें कोई खास जो है परिवर्तन नहीं आया था। धर्म कर्म में लोगों का विश्वास था, धर्म के कर्म में लोगों को विश्वास था, वैकुंठ में विश्वास था और अंधविश्वास था
क्योंकि घीसू कहता है जब बुधिया जो है प्रसव पीड़ा से तड़पती है तो वह कहता है कि चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या होगा। और फिर यह भी ओझा गुनी को भी लोग मानते थे और उसमें कहता है घीसू कि ओझा भी जो है 1 रुपया मांगता है। तो यह है वातावरण हमने देखा है इस कहानी का। अत्यंत संक्षेप में आप इस पर और विस्तार से अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने जो है हिंट दे दी है। भाषा जो है कफन की हिंदी भी है और उर्दू भी है। इसमें कच्चा खाने की ज़रूरत नहीं है। कहानी पहले उर्दू में प्रकाशित हुई है, उसके बाद हिंदी में प्रकाशित हुई है। आप हिंदी माध्यम से पढ़ते रहे हैं तो कफन शीर्षक कहानी की भाषा केवल हिंदी नहीं बोल देंगे, उर्दू भी अवश्य बोलेंगे। और शैली जो है इस कहानी में, शैली और भाषा भी किसी कहानी को उत्कृष्ट बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो इस कहानी की शैली, और बताया इसमें कई शैलियाँ जो हैं प्रयोग में लाई गई हैं, जिस कारण से इस कहानी का कथानक जो है वह जटिल हो गया है। तो इसमें दृश्य परिदृश्य वर्णन शैली, दृश्य परिदृश्यात्मक विधि है। और दूसरी जो शैली है संवाद शैली। संवाद जो हैं वे बड़े ही सटीक और मर्मस्पर्शी बन पड़े हैं, झकझोरने वाले बन पड़े हैं। और संवाद जो हैं वह कथावस्तु के अनुरूप हैं, पात्र और उसके चरित्र के अनुरूप हैं, और कहानी के उद्देश्य के अनुरूप हैं। संवाद में अगर यह अनुरूपता नहीं हो कि वह कथावस्तु के अनुरूप नहीं है, या फिर पात्र के अनुरूप नहीं है, उसके चरित्र के अनुरूप नहीं है, या कहानी का जो प्रतिपाद्य है उसके अनुरूप नहीं है, तो इसके कारण जो है अनुरूपहीनता के कारण, संवाद की अनुरूपहीनता के कारण जो है वह कहानी बिखर जाएगी। वह कहानी जो है बहुत ही संवर सुधर नहीं पाएगी। तो बताया दृश्य परिदृश्य वर्णनात्मक विधि है, संवाद शैली है, संवाद बेजोर बन पड़े हैं, और चुटीले संवाद हैं, चोट करने वाले संवाद हैं, और नाटकीय शैली। कहानी बिल्कुल नाटकीय शैली में शुरू भी होती है, अंत भी होती है और चलती भी रहती है। इसके साथ साथ इस कहानी में मनोवैज्ञानिक शैली का भी प्रयोग किया गया है। मनोवैज्ञानिक शैली में व्यक्ति मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है, और व्यक्ति मनोविज्ञान में भी पुरुष मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है। आज हमने कफन शीर्षक कहानी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया है। विशेष करके कहानी के जो तत्व हैं उन तत्वों की दृष्टि से कफन शीर्षक कहानी पर विचार किया है, और कई महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वे स्पष्ट किए गए हैं। आज इतना ही, और अगले क्लास में कफन शीर्षक कहानी के कथा भाग का विश्लेषण किया जाएगा, और फिर तीसरे भाग में कफन शीर्षक कहानी के आलोचना भाग का बहुत ही सूक्ष्मता से और गंभीरता से विश्लेषण किया जाएगा। आप जितना पढ़ेंगे
उतने ही फायदे में रहेंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़े फायदे में रहेंगे। पूरा पढ़ेंगे, पूरा फायदे में रहेंगे। फायदा आपको प्राप्त करना है। और मन से पढ़ेंगे, मान लीजिए, तो उसका फायदा अलग होगा। एक बात इस क्रम में स्पष्ट कर दूं, मान लीजिए कि 86 जो है, यह जो है सेलेक्टिंग पॉइंट्स हैं 86। इस पॉइंट पर आकर के कोई सिलेक्ट हो जाता है। और किसी ने 85 अंक ही प्राप्त किए, किसी ने 35 अंक ही प्राप्त किए, किसी ने 15 अंक ही प्राप्त किए, किसी ने 5 अंक ही प्राप्त किए, तो ये तो सभी बराबर ही हो गए। 85 लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, 35, 15, 5 लाने का भी। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि आप जितना पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ी सी जानकारी होगी, और आधी अधूरी जानकारी जो है फिर वो कामयाबी में मदद नहीं करती है। तो इस बात को बिल्कुल ही ध्यान में रखें और निष्ठापूर्वक अध्ययन करें। यह बात भी मैं कह देता हूँ कि पढ़ने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन उन्हीं में जो पढ़ने वाले होते हैं अपने कैरियर को बुलंदी पर ले जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।